So hello to all the dear friends. This is Dr. Vipin Kasana. Today we are going to study about heart failure. So हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है बेसिकली, जिससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला जो ब्लड है वो अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। सो हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह से हार्ट काम करना ही बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि जो हम हार्ट है वो वीक हो गया है बेसिकली, तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक क्रोनिक कंडीशन है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। पहला है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल की पंपिंग पावर जो होती है ना, पंपिंग फोर्स जो होती है वो कम हो जाती है और ये इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम हो जाता है। मतलब बेसिकली अभी हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि वी हैव फोर टाइप्स ऑफ देयर आर बेसिकली फोर चैम्बर्स इन दी हार्ट। अब इसमें ये वाला जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो है थोड़ा ज्यादा मस्कुलर होता है क्योंकि ये पूरी बॉडी में इसको ब्लड सप्लाई करना होता है। ठीक है। तो यहाँ से एओर्टा के जरिए ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल कितने फोर्स से इस ब्लड को भेजता है पूरी बॉडी में, इसी को हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है। अभी हम ये देखेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या है। तो पहला वाला जो टाइप है हार्ट फेलियर का वो है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जब हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी जो पंपिंग फोर्स है वो कम हो जाती है, बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 40% से कम चला जाएगा। सेकेंड वी हैव दी हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें जब क्या होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन तो नॉर्मल ही है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो तो नॉर्मल ही है, लाइक नॉर्मल होता है मोर देन 50%। तो इजेक्शन फ्रैक्शन तो मोर देन 40% है, लेकिन जो हार्ट है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाता है और वेंट्रिकल्स स्टिफ हो जाते हैं एकदम। सो दिस इज आवर सेकेंड टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। देन वी हैव दी राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जब राइट वेंट्रिकल वीक हो जाता है और बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है ना, बॉडी में फ्लूइड भरने लग जाता है। दिस इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर। फिर वी हैव दी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो जाता है और लंग्स, जब ये वीक हो जाता है तो लंग्स में फ्लूइड बैकअप होने लग जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा भी था कि क्या होता है कि अगर ये हमारा, लेट्स कंसिडर दिस एज आवर हार्ट, तो यहाँ पे दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और हमको पता होता है कि जब ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से इवेंचुअली राइट एट्रियम में एंटर करता है, देन कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए इनटू द लंग्स और फिर ये यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद वापस आता है लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से फिर वापस आता है ये इसमें क्या बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है। ठीक है ना। लेकिन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है कि ये वाला जो साइड है ना, लेफ्ट वाला हार्ट का जो लेफ्ट वाला साइड है ये फेल हो जाता है, ये अपना काम नहीं कर पाता है। अब अगर ये काम नहीं करेगा, बेसिकली ये पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को इनटू द एओर्टा, तो ये जो ब्लड है वापस ये लेफ्ट वेंट्रिकल से धकेल देगा लेफ्ट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया से फिर ये वापस ब्लड धकेल जाता है इनटू द लंग्स, तो लंग्स में पानी भर जाता है। दिस इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जब दोनों ही वेंट्रिकल्स फेल हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ही फेल हो जाते हैं और बॉडी और लंग्स दोनों में फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिलता है ना, फ्लूइड भरने लग जाता है। आई होप यू गॉट दीज टाइप्स। देन अब हम बात करते हैं कॉजेज क्या है हार्ट फेलियर के। सो वी हैव डिफरेंट कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर, लेट्स नो देम वन बाय वन। फर्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हार्ट अटैक क्या है, इट इज बेसिकली कि आर्टरीज ब्लॉक होने से हार्ट मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। देन वी हैव दी हाई बीपी। हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसमें हार्ट को बहुत ऐसे हार्ड पंप करना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाता है टू पंप द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, जिससे ये और भी वीक हो जाता है। देन वी हैव दी कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में हार्ट की जो मसल्स है वो बहुत ऐसे थिन थिक या स्टिफनेस सा हो जाता है, जिसे पंपिंग थोड़ी सी इनसफिशियंट हो जाती है। देन वी हैव दी हार्ट वॉल्व डिजीज। हार्ट वॉल्व डिजीज में जो वॉल्व्स होते हैं ना हार्ट के, वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज वॉल्व्स से हार्ट ओवरलोड हो जाता है विच लीड्स टू हार्ट फेलियर। देन वी हैव एरिथमियाज। एरिथमियाज मींस इरेगुलर हार्ट बीट। सो एबनॉर्मल हार्ट रिदम से भी हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। देन वी हैव दी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट से जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है एंड दैट्स व्हाट कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट इज, which might lead to heart failure. Then we have the diabetes and some metabolic disorders. So basically ये मतलब शुगर का बढ़ा हुआ रहना और मोटापे का
बड़ा हुआ रहना. So these things basically increases the risk of heart failure. Then we have chronic lung disease and alcohol and drug abuse, severe anemia and deficiency. So these are the different other causes of heart failure. और ये सीवियर एनीमिक कंडीशन जो होती है इसमें बेसिकली आयरन का कमी होना, B12 का कमी होना, इससे भी हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है बेसिकली, है ना. तो सो ये सब कारण थे जो हार्ट फेलियर करा सकते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, बेसिकली सो सिम्टम्स आर लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बेसिकली, मतलब थोड़ा बहुत भी काम करते हैं ना ये पेशेंट, तो उसमें भी थोड़ा इनका सांस फूलने लग जाता है. देन वी हैव दी पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, इसमें रात को अचानक से सांस लेने में दिक्कत आती है पेशेंट को. ऑर्थोपनिया मतलब सीधे लेटने पर सांस लेने में तकलीफ, जिसे पेशेंट को सर ऊंचा रखना पड़ता है. देन वी हैव दी क्रोनिक कफ विद फ्रोदी स्पुटम, तो लंग्स में जो है वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये कफ आना शुरू हो जाता है. देन वी हैव दी रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, देन चेस्ट पेन और चेस्ट टाइटनेस भी बोलते हैं इसको, स्पेशली अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एमआई रिलेटेड हो तो फिर यस चेस्ट पेन रहता है. देन वी हैव कोल्ड एंड पेल एक्सट्रीमिटीज, एंड देन एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और स्वेलिंग, बेसिकली एसाइटिस मतलब लिवर और इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ने की वजह से भी देयर वी माइट सी इन द पेशेंट्स दैट दे आर कंप्लेनिंग ऑफ लाइक दिस एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और स्वेलिंग. देन वी हैव सडन वेट गेन आल्सो व्हिच इज सीन इन दिस पेशेंट्स, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है ना, तो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट का वेट बढ़ने लग जाता है. देन इफ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, सो हमारे पास अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं टू डायग्नोस दिस कंडीशन. सो फर्स्ट इज ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड BNP एंड एंटी प्रो BNP. बेसिकली हार्ट फेलियर में ना इनके लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, एंड देन वी हैव दी कंप्लीट ब्लड काउंट. इसमें बेसिकली CBC में क्या है कि अनीमिया और जो इन्फेक्शन है ना वो डिटेक्ट करने के लिए CBC हम लोग करते हैं. फिर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड KFT में हम लोग बेसिकली क्रिएटिनिन एंड ये देखते हैं. बेसिकली किडनी डिसफंक्शन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चेक करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स और KFT ये सब भी करते हैं. देन वी हैव दी थायराइड फंक्शन टेस्ट, बेसिकली थायराइड डिसऑर्डर से भी हार्ट फेलियर और ज्यादा खराब कर सकते हैं, इस वजह से हम लोग TFT भी करते हैं. देन वी हैव इको, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट की जो मसल्स है ना वो कैसा फंक्शन कर रही है, और हार्ट के जो अलग अलग वॉल्स है, जैसे हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स लाइक सेमिल्यूनर वॉल्स एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है ना, उन वॉल्स में भी एबनॉर्मलिटी असेस कर सकता है इकोकार्डियोग्राफी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है. देन वी हैव दी चेस्ट एक्सरे. सो चेस्ट एक्सरे बेसिकली लंग्स में कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है ना, हार्ट एनलार्ज हो रहा है, वो सब डिटेक्ट करने के लिए हम लोग चेस्ट एक्सरे भी करते हैं. देन वी हैव द ECG, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी. इसमें कोई भी एरिथमिया या फिर पेशेंट को पहले कभी हार्ट अटैक आया हो, है ना, हार्ट मसल में कोई भी स्ट्रेन है, तो वो ये सब डिटेक्ट करने के लिए वी डू ECG टू. देन वी हैव द कार्डियक MRI. कार्डियक MRI में हार्ट मसल डैमेज और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज से रिलेटेड कोई भी डिटेल असेसमेंट चाहिए होता है, so for that we do cardiac MRI. Then we have the stress test, which is also called as the treadmill test और TMT test. इसमें बेसिकली हार्ट की जो पेशेंट की जो है एक्सरसाइज कितना टॉलरेट कर पा रहा है, बेसिकली वो है ना, उसके एक्सरसाइज टॉलरेंस और स्कीम में बेसिकली ब्लड सप्लाई की कमी है, ये सब चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट या फिर TMT टेस्ट भी बोलते हैं. और फिर हम लोग एंजियोग्राफी भी इसमें डायग्नोस करने के लिए करते हैं. बेसिकली कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह अगर कुछ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं. एंड देन वी हैव द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ब्रेथलेसनेस का जो कॉज है, लंग डिजीज या हार्ट फेलियर, ये सब डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में जो हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं ना हार्ट फेलियर में, वो होते हैं ACE इनहिबिटर्स, ARBs, ERNIs, बीटा ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, लूप डाययूरेटिक्स, थायराइड डाययूरेटिक्स, vasodilators and digoxin. So these are the different types of drugs, first line drugs, which are commonly used in the treatment of heart failure. So ACE inhibitors में आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी ड्रग का सफिक्स अगर प्रिल है, they all come under the category of ACE inhibitors. तो ये ड्रग्स हैं जो हम लोग ACE inhibitors commonly यूज करते हैं इन हार्ट फेलियर. देन वी हैव ARBs. सो ये बेसिकली क्या करेंगे, क्या ना कि ये एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है बेसिकली, है ना, तो वेजोडाइलेशन हो जाती है, वेसल्स डायलेट हो जाती है, तो खून के लिए ज्यादा रास्ता हो जाता है जाने के लिए, है ना. तो इनका ACE इनहिबिटर्स का काम ही ये हो जाता है ताकि वेसल्स डायलेट हो जाए और हार्ट का जो वर्कलोड है ना वो थोड़ा कम हो जाए. देन वी हैव ARBs. ARBs होते हैं लोसार्टन. इनका जो सफिक्स होता है ना वो सार्टन होता है, सार्टन ड्रग्स भी बोलते हैं इनको.
because they have the common suffix that is sartan. So they are the ARBs, that is angiotensin रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है ना। ये इसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और वही सेम इफेक्ट देते हैं जैसे एसी इन्वर्टर भी देते हैं, ठीक है। देन वी हैव दी अर्नी। अर्नी ड्रग्स होते हैं वो है लाइक साइक्लोबिट्रिल एंड वेलसार्टन, ठीक है। ये बेसिकली नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स को बढ़ा देते हैं और वेजोडाइलेशन करते हैं। देन वी हैव दी बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास जैसे है मीटोप्रोलॉल, बहुत कॉमनली यूज होता है मीटोप्रोलॉल, है ना, बिसोप्रोलॉल एंड कार्बिडिलॉल। तो ये जो ड्रग है इनका सफिक्स होता है लॉल, ठीक है ना। लॉल अगर ड्रग्स का सफिक्स है दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स भी बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ओवर एक्टिवेट कर दे, उसका जो ओवर एक्टिवेशन है ना उसको कम कर देता है, जिससे हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल रहता है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है। देन वी हैव द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट लाइक स्पाइरोनोलेक्टोन। इसमें क्या हमारा स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन, एप्लीरेनोन, ये सब क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है और सोडियम वाटर रिटेंशन भी कम हो जाते हैं और उसकी वजह से जो सूजन आ रखी इडेमा है ना वो सब कम हो जाता है। देन वी हैव द लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स होते हैं जैसे फ्यूरासेमाइड हो गया, टॉर्सेमाइड हो गया, ये सब होते हैं। ये एक्सेस जो फ्लूइड है ना बॉडी के अंदर और कंजेशन है उसको कम कर देता है और पल्मोनरी और पेरिफेरल इडेमा को भी कम करेगा। फिर थाइजाइड डायरेटिक्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, है ना, इसमें लास्ट में थाइजाइड आएगा, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ये सब ये सोडियम और वाटर लॉस को बढ़ा देता है। Then we have the vasodilators and digoxin. These are also the ones which are used in the treatment of heart failure. और फिर हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं कि भाई पेशेंट को बोलेंगे सॉल्ट इनटेक को कम करो, है ना, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी ना पिए क्योंकि जितना वो ज्यादा पानी पिएगा उतना खून पतला होगा और फिर वो थोड़ा हार्ट का ना वर्कलोड बढ़ जाएगा। इसीलिए इन लोगों को हम बोल के रखते हैं कि फ्लूइड लेवल थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि ज्यादा पानी पिएगा वो फिर हार्ट पे और ज्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ता जाएगा, ठीक है। और देन वी हैव द वेट मॉनिटरिंग। वेट मॉनिटरिंग क्योंकि सडन जो वेट गेन हो रखा है ना फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, वो एक साइन हो सकता है, ठीक है। तो देन वी हैव दी, तो वेट मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए इनमें। देन वी हैव दी रेगुलर एक्सरसाइजेस। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं इनको हम रिकमेंड करते हैं, थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज से हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। देन वी हैव दी स्टॉपेज ऑफ स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है ना। ये क्योंकि हार्ट फेलियर को और ज्यादा ये बढ़ा सकती है, वर्सन अप कर देती है। देन वी हैव द एडवांस ट्रीटमेंट जो हम करते हैं इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स, दीज आर द इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज आईसीडी। बेसिकली एरिथमिया से बचाने के लिए लगाया जाता है। देन वी हैव कार्डियक डीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, दैट इज सीआरटी। इसमें जो हार्ट फेलियर पेशेंट अगर सीवियर पहुंच चुका है बहुत ज्यादा, तो उसमें हार्ट की जो पंपिंग की एफिशिएंसी है ना उसको थोड़ा इंप्रूव करता है। दिस इज कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। देन वी हैव द मैकेनिकल कार्डियक सर्कुलेटरी सपोर्ट। इसमें अगर हार्ट फेलियर एकदम एंड स्टेज पे पहुंच चुका है तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाया जाता है। देन वी हैव द हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इसका तो आपने सभी ने, हमने सबने सुन ही रखा है। हार्ट ट्रांसप्लांट बेसिकली जब सभी आपने सारे पैंतरे आजमा लिए, सारी दवाइयां चालू कर दी, सब कुछ कर रहे हैं आपने अपनी तरफ से सारा ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी सारे ट्रीटमेंट फेल हो रहे हैं और पेशेंट की लाइफ एकदम थ्रेटनिंग है बहुत ज्यादा, तब डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। देन वी हैव द सर्जिकल ट्रीटमेंट। दिस इज बेसिकली द सर्जरी एंड इन विच देयर इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें अगर हार्ट फेलियर का कारण अगर ऐसा है कि सीओडी है, सीएडी है, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो तो फिर हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। एंड अनदर वन वी हैव द वॉल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट, मतलब हार्ट वॉल्स में अगर कोई दिक्कत आ रखी है तो सर्जरी के द्वारा वो रिपेयर कर दिए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हार्ट फेलियर। थैंक यू सो मच।